हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 10th के लिए 2027 में जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है उनके लिए फिजिक्स यानी साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट से चलेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखेंगे, स्नेल के नियम, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। इतना टॉपिक को इसी वीडियो में कवर करेंगे, वो भी जीरो लेवल से। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हम सीखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि प्रकाश का अपवर्तन कहलाता किसको है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण का मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी मान के चलिए दो माध्यम का मतलब है, यहाँ पे देखेंगे फिगर में, तो यह एक माध्यम है। मान के चलिए ए वाला माध्यम का नाम है हवा और नीचे है पानी। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगा, पहला माध्यम हो गया पानी, हवा, पहले प्रकाश जा रहा था ऐसे हवा में, तो अब दूसरा माध्यम पानी में जाना है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, तो ऐसे सीधे ना जा करके थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है। क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो ये जो मुड़ने की घटना हुआ, या मुड़ने की जो घटना हुआ, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपना रास्ता में मुड़ जाता है। मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किस दिशा में मुड़ती है, यह माध्यमों के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। जब प्रकाश की किरण जो होगी वह दो माध्यमों के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है कि जो उसका रास्ता है उस रास्ते से, जैसे मान के चलिए इस फिगर में नीचे वाले में इसका रास्ता ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा तिरछा अपने ऐसे मुड़ जाएगा। इधर दूसरे वाला फिगर में देखिए, इसको इधर जाना चाहिए था ऐसे में जाकर के थोड़ा और ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। तो यह डिपेंड किस पर करता है, तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि किसमें से किसमें जा रहा है। विरल माध्यम एक होता है, एक सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम को अगर समझना है, विरल माध्यम, तो विरल माध्यम का मतलब जिसमें पार्टिकल दूर दूर हो, भीड़ कम हो। और सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल दम नजदीक नजदीक हो। और जैसे समझेंगे, एक जार है, ऐसे एक जार है, इस जार में छोटा छोटा पार्टिकल डाला हुआ है, कोई टुकड़ा पत्थर का, या दूर दूर ऐसे डाला हुआ है। एक दूसरा जार है, इसमें जो पूरा दम ठूस ठूस के भरा हुआ है, दम नजदीक नजदीक इसमें भरा हुआ है। तो मान लिया जाए कि आप इन दोनों जार में आपको कोई चीज डालना हो, जैसे डालने का मतलब मान के चलिए नमक ही डाल रहे हैं, सबसे छोटा चीज है, नमक को डाल रहे हैं, तो किसमें आसानी से जा सकता है, तो नमक को डालेंगे तो इसमें बहुत जगह ज्यादा है, इसमें पार्टिकल दूर दूर है, खाली जगह है, भीड़ कम है। तो जहां भीड़ कम होगा उसको विरल माध्यम बोलेंगे। विरल माध्यम का मतलब जहां भीड़ कम, पार्टिकल दूर दूर, तो भीड़ कम, तो विरल माध्यम हो गया। इस वाले में सघन माध्यम हो गया। सघन का मतलब बहुत सारा पार्टिकल हो, आदम सट के रखा हो, तो इसमें नमक डालेंगे तो बहुत मुश्किल से जाएगा क्योंकि जगह ही नहीं बच रहा है। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि विरल माध्यम का मतलब वैसा माध्यम जिसमें पार्टिकल दूर दूर हो, काफी स्पेस पे हो, वो विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम वैसा माध्यम जिसमें पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक हो, वो सघन माध्यम कहलाता है। तो अब आते हैं घटना की, यह मुड़ता किधर है। तो जो मुड़ने की घटना होती है दोस्तों, वह किस पर डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि वह डिपेंड करता है प्रकाशिक घनत्व पर। तो पहला केस में पढ़ेंगे कि विरल से जब सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा तब क्या होगा। तो जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब किसको बोलते हैं, तो देखिए पहला माध्यम हो गया हवा जो कि विरल है, और दूसरा माध्यम हो गया पानी जो कि इसके अनुसार सघन है। तो जब हवा से पानी में जाएगा तब कितना कैसे मुड़ेगा, देखिए इसको ऐसे सीधा जाना था ऐसे, लेकिन ये ऐसे भी मुड़ सकता है, और दूसरा केस कैसे होगा, ऐसे मुड़ सकता है, दो ही केस होता है। तो देखिए ये जो इमेजिनरी लाइन है ऐसे डॉट डॉट, इस लाइन को बोलते हैं अभिलंब। ओके दोस्तों, इस लाइन को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो सीधा ना जा करके थोड़ा सा वह मुड़ेगा, तो वह किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ऐसे जा रहा था प्रकाश दोस्तों, इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे हल्का तिरछा मुड़ जाएगा।
इधर अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि जब सघन से विरल माध्यम में जाए, यानी सघन, यहां पे मान लिया जाए कि सघन ऊपर हमारा पानी है और नीचे हमारा हवा है, तो पानी में पार्टिकल नजदीक नजदीक, हवा में दूर दूर। तो जब यहां से प्रकाश जो है ऐसे चलेगा सघन माध्यम से, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन ऐसे ना निकल करके ऐसे सीधा निकलना था, सीधा ना निकल करके यहां से ऐसे चलेगा, हल्का अब इस बार ऊपर की ओर मुड़ा है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं, ये वाला लाइन से दूर भाग रहा है, यह जो डॉट डॉट लाइन था, यह डॉट डॉट लाइन से ये प्रकाश दूर भाग रहा है, तो इसको बोलेंगे कि अभिलंब से दूर जाती है। तो देखिए यहां लिखा भी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इसमें जब ऐसा घटना होता है दोस्तों तो दो कोण बनता है, एक कोण बनता है अपवर्तन कोण और दूसरा कोण बनता है आपतन कोण। तो सबसे पहले इन दोनों में याद रखेंगे कैसे, कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर जाएगी, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जब पहला केस तो कैसे याद रखेंगे कि जब विरल से सघन में जाएगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। पहले हवा था, हवा से पानी में गया तो इसको ज्यादा भीड़ मिला, तो मान के चलिए हम गाड़ी चला रहे हैं और रोड एकदम क्लियर हो तो आप हाई स्पीड से चलाएंगे, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक ज्यादा लग गया, चारों तरफ जाम लग गया, यानी पानी मिला हवा से, जैसे ही पानी में गए तो थोड़ा ट्रैफिक मिल गया, रुकावट आ गया, तो जैसे ही रुकावट आएगी तो इसकी स्पीड कम होगी, यानी इसको एकदम सीधा तेजी में निकलना था, तेजी में ना निकल करके यह स्पीड कम होगा, ऐसे पतली गली से सीधा यहाँ अपने अभिलंब के सीधा मुड़ेगा, अभिलंब से सट करके मिलेगा धीरे धीरे, एकदम भीड़ ज्यादा हो गया तो सीधा नहीं जा पा रहा है तो ऐसे किनारे किनारे ऐसे निकलेगा अभिलंब की ओर। ओके, दूसरा केस में यहाँ देखिए कि पहले पानी था विरल माध्यम, सघन माध्यम, और हवा आ गया विरल माध्यम। तो पहले था सघन यानी ज्यादा भीड़ वाला रास्ता, तो सघन था, और उसके बाद हवा मिल गया और खुला जगह मिल गया और तेजी से उड़ाते हुए निकलेगा। तेजी से उड़ाना का मतलब वो अपने अभिलंब से दूर भागेगा, क्योंकि इसको जाम नहीं मिल रहा है, एकदम दूर हट जाएगा। तो जाम रुकावट होगा तो अभिलंब की ओर मिलेगा, और जब रुकावट नहीं होगा तो अभिलंब से दूर होगा, रोड छोड़ के एकदम हवा में उड़ाएगा गाड़ी। तो यहां से क्या हो गया, या अभिलंब से दूर होगा। ये चीज समझ गए दोस्तों। अब हमने यहाँ बताया है कि इसमें दो कोण बनता है, एक होता है अपवर्तन कोण और एक होता है आपतन कोण। तो अपवर्तन कोण जो होता है, आपतित किरण, जो आने वाली किरण है, यह हो गया आपतित किरण। तो आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए उसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस को आई से लिखते हैं, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। दूसरा कोण नीचे बन रहा है एंगल आर, आर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को आर से, तो नीचे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दो एंगल बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां थोड़ा सा समझिएगा, मैं फिर से समझा दूं आप लोगों को कि इसको ऐसे सीधे अगर यह जाता दोस्त तो ऐसे दोनों एंगल बराबर बनता, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों बराबर बनता जब सीधे निकलता तब। लेकिन यहां से ऐसे गया और फिर थोड़ा कम हो गया, इधर कम हो गया, यानी यहां देखा गया कि ऊपर में थोड़ा बड़ा कोण बनेगा और नीचे में छोटा कोण बनेगा। तो ऊपर है आपतन कोण, तो यहां देखिए आपतन कोण बड़ा है और अपवर्तन कोण छोटा है। आपतन कोण की तरफ ऐसे मुंह खुला है, तो जिधर मुंह खुला वह ग्रेटर, तो अपवर्तन कोण यहाँ पे, अपवर्तन कोण छोटा हो गया और आपतन कोण बड़ा हो गया। कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश जाता है तब। दूसरा है कि जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तब अपवर्तन कोण और आपतन कोण क्या होगा। तो यहां ध्यान देंगे फिगर में कि प्रकाश जो है, प्रकाश को ऐसे सीधा निकलना था, तो जब ये सीधा निकलता तो त्रिभुज बराबर बनता और दोनों यहाँ पे बराबर बनता, लेकिन सीधा ना निकल करके यहाँ तक तो ऐसे गया और फिर यह ऐसे मुड़ गया। और जो भी हम एंगल मानते हैं वो डॉट डॉट वाले लाइन से नापते हैं। तो यहाँ क्या देखे कि अब जो है आई वाला एंगल छोटा हो गया और आर वाला एंगल बड़ा हो गया। आई वाला एंगल छोटा हो गई और आर वाला एंगल बड़ा हो गया। एंगल का निर्धारण हमेशा यह इमेजिनरी लाइन यानी अभिलंब के साथ में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि आई छोटा आर बड़ा, आर का बड़ा, आर का मतलब अपवर्तन कोण बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए अपवर्तन कोण बड़ा है तो यहाँ इधर की ओर मुंह खुला है और आपतन कोण छोटा है। तो एक एग्जाम में कभी कभी पूछता है दोस्तों, कंफ्यूजन में हमेशा 50% लड़के गलत कर देते हैं। तो यह हमने सीखा कि विरल से सघन में जाएगा और सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन का या डेफिनेशन पढ़ा। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब यहां से सीखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं स्टार मार्क। यह जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो देखिए सबसे पहले कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। अब प्रकाश के अपवर्तन अभी पढ़ा, इसके दो नियम यहां पढ़ेंगे। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ क्या क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई आपतित किरण की, यानी आने वाला यहाँ किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जो ऐसे दिखा रहे हैं आपतित किरण हो गया। उसके बाद अपवर्तित किरण, दूसरा में से जब होकर मुड़ करके निकलता है नीला से दर्शाया गया, यह हो गया अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो डॉट डॉट करके लाइन खींचा गया है दोस्तों, इसमें यह हो गया अभिलंब। यह क्या हो गया दोस्तों? यह हो गया अभिलंब। अभिलंब तो बोलता है कि तीनों सभी एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ फिगर में सब क्या दिखाई दे रहा है कि सब एक ही प्लेन में होता है। सब क्या होता है? सब एक ही प्लेन में होता है। तो इस चीज में तीन चीज की चर्चा हुआ, आने वाला किरण, जाने वाला किरण और अभिलंब। तो जनरली याद रखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा क्या कहता है कि आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, जैसे त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो उसी वाला साइन। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर का मतलब कांस्टेंट। तो इस प्रकार यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो, तो हमने यहां से पढ़ा कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण का मतलब साइन और जया मतलब साइन, और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, और अपवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। साइन लगा दिए, बराबर में कुछ कांस्टेंट आएगा। कुछ क्या आएगा? कांस्टेंट। इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं? स्थिरांक। स्थिर होता है, अचर होता है, स्थिर होता है। तो दूसरा नियम क्या बना कि साइन आई बटा का साइन आर बराबर कांस्टेंट, बराबर में कांस्टेंट बना। ओके दोस्तों, यह हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम को ध्यान दीजिए, यहां जो दूसरा नियम आया है साइन आई बटा का साइन आर, जो स्थिरांक होता है, जो कांस्टेंट होता है दोस्तों, वो कांस्टेंट को किसी न किसी चीज से दर्शाते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में n से दर्शाते हैं, और यहाँ जो n होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक, यानी यहाँ पे अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है n। तो याद रखिएगा कि n जो है, n बराबर क्या होता है? साइन आई अब बटा में साइन आर। यह किसके नियम से होता है? तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से होता है दोस्तों, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, अब देखिए यह जो दूसरा नियम n से जिसको सूचित कर रहे थे, यह वाकई अपवर्तनांक कहलाया आगे चल करके। और यह जो नियम है, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो थोड़ा स्नेल के नियम के बारे में अभी चर्चा कर ले कि स्नेल का नियम क्या है। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो यह कहां काम करेगा? जब माध्यम 1 होगा और माध्यम 2 होगा। तो हमारे पास एक माध्यम था, दूसरा माध्यम था। पहला माध्यम से प्रकाश आया, फिर इधर थोड़ा मुड़ गया। तो जब मुड़ा, तो मुड़ने की घटना के बाद क्या हुआ? यहाँ पे साइन आई और साइन आर बराबर हो गया, जिसको एक कांस्टेंट आया, और इस कांस्टेंट को n से सूचित करते हैं। n बराबर हो गया साइन आई बटा का साइन आर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि n के बाद 2 और 1 क्या है और e क्या है। तो देखिए, जो स्थिरांक होता है, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? तो उसको n से सूचित करते हैं। या इसी को एक और चीज है जिसको म्यू कहते हैं, म्यू है। म्यू का साइन कैसे बनेगा? ऐसे यू लिख के ऐसे तीर देंगे, या म्यू हो गया। तो म्यू से या n से सूचित करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहां ध्यान देना है कि यह जो n था दोस्तों, यह n तो पहले रहेगा, और 1 और 2 कैसे आएगा? तो यहां क्या करेंगे कि एक था मीडियम 1 लिखा भी है, दूसरा था मीडियम 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अपवर्तनांक होता है, वह माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ लिखने का तरीका है कि देखिए, ये आई किस में आता है और आर किस में आता है। तो फिगर पर चलेंगे तो ये वाला एंगल आई हो गया और नीचे वाला एंगल आर हो गया। ओके दोस्तों, ये वाला एंगल आई, ऊपर वाला और नीचे वाला आर। तब आई जो है वह किस माध्यम के लिए है? तो फिगर से देखेंगे तो माध्यम 1 के लिए है। उसी प्रकार आर किसके लिए है? तो माध्यम 2 के लिए है। तो हमेशा याद रखेंगे कि पहले ऊपर में माध्यम 1 का आएगा और नीचे में माध्यम 2 का आएगा। तो उसीलिए यहाँ n के आगे 1 लिख देते हैं और उसके पीछे 2 लिख देते हैं। यानी 1 का मतलब हो गया पहले माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और इसी को किसी बुक में ऐसे लिख करके यहाँ 1 और 2 लिखना था। तो दूसरे प्रकाशन वाला क्या कहेंगे कि यहाँ 1 हम ना लिखेंगे, यहाँ 2 के बाद पीछे 1 लिख देंगे, तो यह 21 नजर आने लगेगा। यह 21 नहीं है बाबू, यह है n मतलब अपवर्तनांक 2 का 1 के सापेक्ष।
अपवर्तनांक दो है तो दो का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, तो एक के सापेक्ष। तो इसको यह सूचित करने का तरीका हुआ कि n21 लिखो या n12 लिखो। ओके दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसको सूचित करते हैं म्यू से या n से। तो हम लोगों ने देखा स्नेल का नियम। इस स्नेल के नियम को और जरा सा डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन से बना है अपवर्तनांक। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपवर्तनांक किसको बोलते हैं। तो वहां से हम लोगों ने सीखा पिछले पेज पे कि जो साइन आई और साइन आर बराबर एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को n से सूचित करते हैं या म्यू से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे जो n आया है और जो म्यू आया है, इस n को ही बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोलते हैं दोस्तों। अपवर्तनांक क्या है, थोड़ा एक बार और रिपीट करते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तन कोण की जया, जया का मतलब साइन थीटा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया यानी आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। ध्यान रखेंगे, आपतन कोण ऊपर वाले मीडियम का होता है और अपवर्तन कोण बाद वाले मीडियम में होता है। इसी चीज को याद रखना है कि आपतन कोण मीडियम 1 में होता है हमेशा, अब अपवर्तन कोण मीडियम 2 में होता है। तो वहां से n बराबर आया दोस्तों साइन आई अब बटा का साइन आर, यह आया स्नेल के नियम से। तो इसी को और कैसे लिखेंगे, इसको n का n रहने देंगे और लिखेंगे साइन आई अब बटा का साइन आर। ओके दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा सुधार करेंगे। पहले जो था मीडियम 1 था ऊपर, तो 1 पहले आ जाएगा n के साथ। अब r जो था मीडियम 2 के लिए था तो 2 बाद में आएगा। तो यहां से दर्शाने का यह तरीका है कि n के बाएं तरफ 1 कर दो और दाएं तरफ 2 कर दो, यानी पहले 1 बाद में 2। तो ऊपर वाला मीडियम 1 के लिए i आया है और r मीडियम 2 के लिए आया है। इसी को दूसरा तरीका क्या है दर्शाने का कि n का n रहेगा दोस्तों और यहाँ पे 2 पीछे था और 1 आगे को न करके पीछे कर देगा, यानी मीडियम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। इसका मतलब हो गया कि माध्यम, इसका मतलब क्या हो गया, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो माध्यम 1 के सापेक्ष। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हो गया यहां से कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकल रहा है किसके सापेक्ष में, 1 के सापेक्ष में। यही चीज यहां भी है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकल रहे हैं 1 के सापेक्ष। तो यहां से ये चीज समझे हम लोग दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, फिगर में देखिए यहाँ माध्यम 1 था और यहाँ पे माध्यम 2 था। इधर से प्रकाश की किरण आया ऐसे, यहां से देखेंगे प्रकाश की किरण ऐसे चला, इसको ऐसे सीधे निकलना था लेकिन सीधे ना निकल करके यह क्या हुआ दोस्तों, सीधे ना ऐसे निकल करके यह ऐसे मुड़ गया। प्रकाश की किरण क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर का जो कोण बना था वो आई बना था। तो आई किस में होता है, आई हमेशा माध्यम 1 के लिए आता है। तो ऊपर वाला माध्यम 1 के लिए आएगा और आर माध्यम 2 के लिए होता है। तो नीचे जो आर होगा माध्यम 2 के लिए होगा। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि अपवर्तनांक किसको बोलते हैं। अब अपवर्तनांक भी 2 तरीके का होता है दोस्तों। कौन कौन होता है, अपवर्तनांक को 2 तरीकों से देखते हैं, सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यह हो गया हमारा माध्यम 1 और नीचे वाला हो गया माध्यम 2। ओके दोस्तों, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं लिख दे रहा हूं माध्यम 1 और माध्यम 2 लिख लिया। अब देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश का किरण डेफिनेशन में तो चल ही रहा था, माध्यम 1 से आया फिर 2 में गया तो ऐसे मुड़ गया। ओके, तो यहां ध्यान देंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाता है तो माध्यम का अपवर्तन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि प्रकाश की किरण किससे, निर्वात से, यानी निर्वात हर केस में एक निर्वात होगा और दूसरा एक माध्यम होगा, तब निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएंगे। यानी इस केस में हमेशा जो पहला माध्यम होगा वह कुछ नहीं, हवा भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, वह हमेशा होगा निर्वात।
अब कुछ लोग समझ लेते हैं कि निर्वात मतलब हवा, नहीं, निर्वात के मतलब हवा भी नहीं, ऐसा जगह जहां हवा खाली हो। जैसे एक बोतल ले लो और बोतल में से हवा को निकाल दो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तब वह निर्वात कहलाएगा। वहां हवा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली। और दूसरा मान के चलो पानी हो गया, कुछ भी हो सकता है दूसरा में, पानी हो सकता है, हीरा हो सकता है, और यहाँ हवा भी हो सकता है। यानी समझना यह है दोस्तों कि जो पहला माध्यम होगा वह होगा हमेशा निर्वात, और दूसरा माध्यम कुछ भी हो तो जब निर्वात से किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तब इसके अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तब इसके अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे निर्वात से किस में जाना चाहिए, माध्यम में। निर्वात से कोई चीज माध्यम में जाए और उसका अपवर्तनांक निकाले तब वह कहलाएगा क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा दोस्तों। यह तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे याद रखेंगे हमेशा के लिए, तो हमेशा नि से निर्वात और नि से निरपेक्ष। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि जैसे ही प्रकाश की किरण निर्वात से किसी भी माध्यम में प्रवेश करे तो उस समय जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसके अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा केस में चलेंगे। दूसरा केस क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक है दूसरा केस। सापेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर निर्वात नहीं होगा, निर्वात नहीं होगा, हमेशा माध्यम एक होगा और हमेशा माध्यम टू होगा। माध्यम एक में कोई भी चीज हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, हीरा हो सकता है, स्टील हो सकता है, और उसी तरीका से कुछ भी हो सकता है। माध्यम दूसरा में भी यही सब चीज हो सकते हैं, लेकिन जो ऊपर होगा वह नीचे नहीं होगा, सेम माध्यम नहीं होना चाहिए। तो यहां से मान के चलिए स्टील हो सकता है, सीरियल नंबर से उल्टा लिख रहे हैं, हीरा हो सकता है और हवा हो सकता है, पानी हो सकता है। ऊपर जो है वो नीचे नहीं रहेगा, सेम माध्यम नहीं रहेगा। तो जब माध्यम एक से माध्यम दो में प्रकाश की किरण जाती है तब इस केस में जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे दोस्तों वह अपवर्तनांक कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तब वह अपवर्तनांक कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर हो रहा है। अगर आपको हमारी बातें और वीडियो समझ में आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसके आगे चलते हैं, आगे वाले पेज पर सीखते हैं। एक प्रश्न मैं लेके यहाँ पे चल रहा हूं। तो प्रश्न हमारा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करती है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बताया, देखिए यहाँ पहले समझना दोस्तों, यहाँ पे आया है पहला टर्म कांच आया है और दूसरा टर्म जल आया है। तो दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे माध्यम है, निर्वेत नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, सापेक्ष निर्वात, सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। ओके दोस्तों, नहीं भी पूछे तो आप समझिएगा कि क्या ही निकालना है, अपने से समझ जाइए। तो वैसे भी सापेक्ष ही पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक हमेशा दूसरे वाले का पहले वाला के रिगार्डिंग में निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पूछा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जल दूसरे माध्यम में है और कांच पहले माध्यम में है। तो फॉर्मूला वही लगेगा कि n बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन आई। अब बटा में क्या था, बटा में था दोस्तों साइन आर। यह होता है अपवर्तनांक के फॉर्मूला। अब देखिए जो I और R होगा वो हमेशा अभिलंब से मापा जाएगा, अभिलंब से सटा होना चाहिए। अभिलंब किसको बोलते हैं, यह जो लाइन है हरी वाली यह अभिलंब है। तो हम पहले ऊपर में क्लियर करेंगे कि कोण जो है अभिलंब के साथ बना है कि नहीं। तो यहाँ क्लियर है कि यह कोण अभिलंब के साथ बना है। नीचे भी देखेंगे अभिलंब नीचे तक गया है, दूसरा कोण भी अभिलंब के साथ बना है, यानी ये तो क्लियर है। तो ऊपर वाले कोण आता है इसको बोलते हैं आपतित कोण, और नीचे वाला अपवर्तन होता है इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। यानी इसको सूचित करें तो यह I हो गया और यह R हो गया। यहाँ पे कौन कौन हो गया, तो यहाँ से I का वैल्यू 30 हो गया और R का वैल्यू 45 हो गया। अब यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे दोस्तों, तो साइन और I का वैल्यू 30 दिया था तो 30 डिग्री रख दो। उसी प्रकार से नीचे हर में आएंगे तो साइन 45 डिग्री रखेंगे, यह हल हो जाएगा। तो साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2 और हर में हमारे पास क्या आया, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये आगे हल होगा दोस्तों
तब क्या होगा, यह 2 बटा ऊपर में है, 2 बटा नीचे में है, 4 बटा एक ही साथ आ जाए तब क्या तरीका है बनाने का। तो सबसे पहले ऊपर वाले को सिंपल लिख दो, भागा से गुना में कन्वर्ट होगा, तो यह जो 2 आया था नीचे उलट जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। यहां से हल करेंगे तो थोड़ा सा और समझाने के लिए हम इसको क्या कर दे, 1 का 1 और नीचे जो 2 है दोस्तों, इस 2 को लिख देंगे √2 गुना का √2, ये 2 किससे, √2 गुना का √2, 4 का वर्गमूल 2, तो यह 2 आ जाएगा। अब फिर गुना में है √2 और अपॉन में 1, समझाने के लिए मैंने लिखा दोस्तों, तो एक रूट से √2 कट जाएगा। मैं यहाँ भी डायरेक्ट काट सकता था कि √2 से 2 कटेगा तो √2 बार में कटेगा, लेकिन आप कहते सर कैसे कट गया, तो यहाँ हम दर्शाने के लिए इसको लिखे हैं। तो यह कैसे हो गया, 1 का 1 और √2 आया, यानी n का जो वैल्यू आया 1/√2 आया। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। ओके, बहुत सिंपल है। क्या पूछ दिया, सापेक्ष। तो अब एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे कहां, अगले पेज की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यही है दोस्तों। तो देखिए, पहला केस है वायु, दूसरा केस है माध्यम। क्या है, कुछ भी, दूसरा माध्यम नहीं पता है लेकिन माध्यम है। ओके, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है। यह हमारे पास क्या है, एंगल दिया है। तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों sin i अब बटा का sin r। अगर इसको हिंदी में लिखे तो इसको देखिए कितना लंबा होगा, आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, बटा में अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, यह लैंग्वेज हो गया। जया मतलब साइन। तो देखिए साइन को बाहर निकाल दिए और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, तो यहाँ आई आ गया। दूसरा आपतन कोण का सूचित करते हैं आर से, अजया का मतलब साइन, तो शॉर्ट में साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक। तो यहाँ अब हम क्लियर करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमेशा अभिलंब के साथ दिए हैं कि नहीं। तो यह हमारा जो हरा कलर से है यह होता है अभिलंब, अभिलंब। ओके दोस्तों, तो पहले हम क्लियर करेंगे। देखिए 60 डिग्री इसका मान दिया हुआ है, नीचे आए तो यह भी 45 है और यह भी 45 है। लेकिन क्वेश्चन जब आप बनाओगे दोस्तों, जब क्वेश्चन आप बना पेपर बैठाने वाले देंगे तो इसको यहाँ से हटा देंगे या नहीं देंगे कि कितना डिग्री है, चलो ऐसे दे देंगे। मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, तब कैसे, तो यहाँ देखिए ऐसे प्रश्न दिया रहेगा। तो देखिए ये एंगल दिया है 45 और नीचे वाला ये एंगल दिया है 45 और ये एंगल 60 दिया है। लेकिन हमें क्या क्लियर करना है कि कोण हमेशा अभिलंब के साथ होना चाहिए, यानी यहाँ पे आई होना चाहिए और यहाँ पे आर होना चाहिए, जो कि दोनों नहीं दिया है। हमें किससे खोजना है, हमें अभिलंब के साथ कोण खोजना होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो यह पूरा जो है दोस्तों 90 डिग्री का है, या पूरा कितना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में से यह पूरा जो बन रहा था 90 डिग्री, 90 डिग्री में से यह कोण 60 डिग्री है, इसका मतलब आई जो होगा वह 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम जान गए कि यह जो कोण होगा आई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यह आ गया 30 डिग्री। उसी प्रकार नीचे आएंगे तो यह भी जो था 90 डिग्री था, 90 में से इधर वाला कोण 45 था, इधर वाला भी 45 बचेगा, तो आर का वैल्यू भी 45 है, तो हमने निकाल लिया। तो यहां से देखा कि आपतन कोण आई का वैल्यू आया हमारे पास 30 डिग्री। ओके दोस्तों, अपवर्तन कोण आर का वैल्यू हमने निकाला 45 डिग्री। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, तब यह क्या फॉर्मूला होगा, साइन आई अब बटा का साइन आर। आगे इसको जब हल करेंगे तो आई के जगह पर आप 30 डिग्री पुट कर दो और उसी प्रकार आर के जगह पर 45 डिग्री पुट कर दो। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है दोस्तों, और नीचे आएंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 होगा। तो यहां से हल करेंगे तो यह होगा 1/2 गुना √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा। यहां से कटेगा दोस्तों, √2 से खाली 2 काटेंगे तो √2 बार में बचेगा, यानी यह हल हो गया। तो आया 1/√2, यह हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। आप अगर लास्ट तक देखते हैं वीडियो तो आपको जितने भी प्रश्न हैं अपवर्तनांक से, चाहे वो क्लास 10th के लिए बना हो या रेलवे के लिए बना हो या सीजीएल के लिए, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अभी और आगे बताएंगे, तो चलिए और अगले पेज पर हम चलते हैं। इससे संबंधित थोड़ा सा हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, वहां पर एंगल के रूप में दिया था, यहाँ पे हम क्या देंगे कि जब न्यूमेरिकल आप बनाओगे तो एंगल के रूप में ना देकर के माध्यम 1 के लिए दे देगा सीधे प्रकाश की चाल और दूसरे के लिए दे देगा माध्यम की चाल। तो माध्यम 1 में निर्वात दिया है दोस्तों, और माध्यम 2 में, माध्यम कोई भी हो सकता है लेकिन माध्यम 1 में निर्वात रहे तो निर्वात की चाल को हमेशा C से डिनोट करते हैं। इसलिए यहां हमने मान लिया है कि C
मीटर पर सेकेंड है इसकी चाल, और जब माध्यम 2 में गया तो इस वाले का भी मीटर पर सेकेंड है इसकी चाल। तो जब दोनों माध्यम का स्पीड दिया हो तब अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, यह हमारा केस नंबर 1 कहता है। तो इसको बहुत प्यार से सीखेंगे कि यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c हो और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v हो, तब माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, तब क्या होगा। पहला केस आया है दोस्तों निर्वात, तो पहले हो जाएगा निर्वात की चाल। उसके बाद दूसरा कंडीशन में नीचे गया है तो दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल होगा। ओके दोस्तों, तो अब बताइए कि जब एक निर्वात से कोई माध्यम में जाता है तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक निकालेंगे वह सापेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा कि निरपेक्ष निकलेगा। तो ओके दोस्तों, हम लोगों ने सीख चुके हैं कि निर्वात से कहीं भी जाए तो निरपेक्ष होता है, यानी इस केस में इसका जो नाम आएगा वह आएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या आएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। ओके दोस्तों, फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन टर्म बदल जाएगा। ओके दोस्त, तो यहां से अगर हम इसको और शॉर्ट में चले तो अपवर्तनांक को सूचित करेंगे n से, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c से हमेशा रहेगा, किसी भी प्रश्न में c से, और किसी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल हो तो v से डिनोट होता है। तो यहां से एक नया फॉर्मूला बनेगा दोस्तों कि n बराबर c बाई v होता है। n बराबर c बाई v होता है, वही फॉर्मूला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, मध्यम में प्रकाश की चाल। कैसे, तो हम सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, यहां ध्यान दो कि n बराबर साइन आई, अब बटा में साइन आर था, और आई जो था दोस्तों माध्यम 1 के लिए था और आर जो था माध्यम 2 के लिए था। तो वहां आई और आर कोण के रूप में था, लेकिन यहाँ पे चाल के रूप में आ जाएगा तो सीधे चाल को ही पुट कर देंगे। तो वही से कंसेप्ट वही है, बस टर्म बदल गए। तो n बराबर c बाई v आ गया, यानी यहाँ n का मान c बाई v आ गया। और इसको भी हम एक दूसरे तरीका से डिनोट करेंगे, n का n तो रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह c था, c किसके लिए था, एयर के लिए, तो एयर लिखेंगे। किसके रिगार्डिंग, मीडियम के लिए, तो इसको मीडियम लिखेंगे। ओके दोस्तों, यानी m पहले और बाद में एयर, यानी हवा, निर्वात के लिए एयर। ओके दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे, तो यह ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, अब कुछ टर्म को और बाद में समझते हैं, चलते हैं अगले पेज की ओर। तो हमारा एक प्रश्न और बहुत प्यारा सा है, इसको देखेंगे दोस्तों। तो हमारा पास प्रश्न था कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक है, कि प्रकाश जो है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है वायु से कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 18 हो। तो हमारे पास क्या दिया था, तो जो दिया है उसको लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या है सॉल्यूशन, दिया है कि कांच में अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 दे दिया है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल v बराबर निकालना है, कांच में प्रकाश तो डॉट, और क्या दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है दोस्तों, इसको भी लिख देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या दिया है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम सीखते आए हैं कि अपवर्तनांक जब निकालते हैं तो पहला केस का पहले लिख देते हैं और दूसरा मीडियम को नीचे लिख देते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, और निर्वात की चाल को हमेशा c से डिनोट करते हैं और कांच में किसी भी माध्यम के लिए v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ n बराबर c बाई v हो गया, और सबका मान दे दिया है दोस्त। यहाँ n अपवर्तनांक का मान दे दिया है 1.5, तो हमने रख दिया, और c का वैल्यू निर्वात में जो होता है अभी बताए हैं कि 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, वह रख दिया। बटा में v का वैल्यू नहीं दिया था तो v रहने देते हैं। इसको फिर से सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे v में 1.5 से, तो यहाँ डायरेक्ट v का मान निकालोगे तो कर सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर 8, और नीचे आ जाएगा 1.5। 1.5 से 3 कट जाएगा 2 बार में, 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी डायरेक्ट गुना होगा 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह क्या आ गया, इधर लिखेंगे दोस्तों, v का वैल्यू आया 2 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह क्या है v, यह है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो यदि आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा लगेगा। हमारे हिम्मत को बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें वीडियो को, और शेयर भी करें दोस्तों। तो यह हम लोगों ने यहाँ तक आज सीखा, अब कुछ और आगे चल के सीखते हैं दोस्तों। हमारे पास प्रश्न जो है वह है, एक और प्रश्न को देखेंगे। यहाँ क्या देखेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यह बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, यह बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हल में क्या लिखेंगे कि हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 है,
इसका मतलब यह हो गया कि अपवर्तनांक तब आया होगा जब प्रकाश की चाल और हीरा की चाल को अनुपात किए होंगे, तब यहां से लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 2.42, यही इसका मतलब हो गया। ओके दोस्तों, बस ये खत्म। एक प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है दोस्तों? दिया है जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल 4 अपवर्तनांक था, अपवर्तनांक कितना था? जल का अपवर्तनांक 4/3, तो यहाँ जल का अपवर्तनांक 4/3 लिखा और जल में प्रकाश की चाल है 2.2 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक है किसका? इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ दिया कुछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश है वो पहले निर्वात में था, उसके बाद जल में आया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला केस पहले आएगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में जल में प्रकाश की चाल, यह अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया। और वह किसके बराबर है? 4/3 का। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है निकालना है, तो इसको अभी रहने देते हैं, सी से इसको डिनोट कर दो। अब बटा में जल में प्रकाश की चाल दिया था 2.25 था इंटू 10⁸ था, अब बराबर में 4/3 था दोस्तों। यह हल होगा तब क्या आएगा? तो अब यहां से c का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। यह 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा c में, इससे मल्टीप्लाई होगा 4 में। तब क्या कर सकते हैं? यहां कर सकते हैं 4 इंटू 2.25 इंटू 10⁸8। अब बटा में आ जाएगा क्या? 3, या किसके बराबर होगा? या c के बराबर होगा, यानी c बराबर, अब कटेगा तो इसको काटेंगे दोस्तों। तो देखिए यह कटेगा किससे? 3 से कटेगा कितना बार में? 0.7 बार में, 17 की 21, 1 अब बच गया 15, 3 बचे 15। तो यानी हमारे पास आया 4 गुना 0.75 10⁸8। यहां पे हल करेंगे 0.75 में 4 से, तो कितना हो जाएगा? तो गुना कीजिए, 5 का 20, 7 के 28 और 2 30, 2 शून्य के बाद, यानी यह हो जाएगा दोस्तों 30 गुना 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। यह किसका वैल्यू आ गया? यह वैल्यू आ गया दोस्तों सी का, यही पूछ रहा था। ये फार्मूला कैसे बना? तो फार्मूला हम बार बार बनाते आ रहे हैं कि जब प्रकाश की चाल दिया है दोनों केस में, तब अपवर्तनांक बराबर होता है c/v। तब अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? c/v। c/v होता है, जहां c जो है यह निर्वात में प्रकाश की चाल रहेगा। किसमें? निर्वात में। यह क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल रहेगा। इसको और दूसरे तरीका से फार्मूला को कैसे लिखेंगे? तो n बराबर c/v का रहेगा। तो पहले निर्वात आया है, तब इसको हम पहले इधर a से सूचित कर देंगे, उधर मीडियम आया है तो m से सूचित कर देंगे, ऐसे। तो किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहेगा दोस्तों, तो आप घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल है। अब अगले प्रश्न को अगले वाले पार्ट में देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न केस देखेंगे, केस नंबर 2 क्या कहता है? बहुत प्यारा है दोस्तों, कि यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो, तब क्या होगा? अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तब अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। तो पहले क्या है? पहला माध्यम का अपवर्तनांक v1 दिया था और दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक v2 दिया था। तो हम बार बार पढ़ते आए हैं पीछे स्नेल के नियम से कि अपवर्तनांक का जो मेन फॉर्मूला है दोस्तों, वह क्या है? वह है साइन आई बटा का साइन आर। जो आई होता है दोस्तों, वह आई माध्यम 1 के लिए होता है, यानी माध्यम 1 का एंगल, और आर जो होता है माध्यम 2 का एंगल, यानी माध्यम पहले 1 आएगा तब माध्यम 2 आएगा। तो उसी प्रकार कोण ना दे करके आपके पास 2 माध्यम का चाल दिया है, पहले माध्यम का चाल v1 और दूसरे माध्यम का चाल v2 हो, तो जैसे फार्मूला में पहले माध्यम का एंगल आ रहा था, तो उसी प्रकार से पहले माध्यम का चाल आएगा और फिर दूसरे माध्यम का चाल आएगा। इसको दर्शाएंगे 1n2 से, यानी n हो गया किसका? अपवर्तनांक का, तो पहले 1 और बाद में 2। ओके दोस्तों, ये दर्शाने का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला कहां लगाना है? जब 2 माध्यम का चाल दिया हो। ओके दोस्तों, तब फॉर्मूला लगाना है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, प्रश्न को लेकर के समझाते हैं। प्रश्न है कि यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸8 मीटर है तथा जल में प्रकाश की चाल 2 × 2 5 × 10⁸8 मीटर है, तब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहला ज्ञात करना है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक।
क्या ज्ञात करना है? जल का अपवर्तनांक। दूसरा ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको सिंपल तरीके से कैसे समझाएंगे, तब देखिए हमें क्या निकालना है उस पर फोकस करेंगे। तो हमें ज्ञात करना है जल का अपवर्तनांक, मेनली इसका जल का। तो यानी फॉर्मूला जो होगा एन, और जल को वाटर से सूचित करेंगे तो एम डब्ल्यू लिख दिए। किसके सापेक्ष? तो यहाँ पे आएंगे कांच के सापेक्ष। तो कांच है तो कांच पहले आ जाएगा, कांच को इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं। तो जी एम डब्ल्यू बराबर क्या होगा? चाल दिया है तो पहले जी आया है तो चाल किसका होगा? जी का, यानी भी वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन, फिर चाल किसका होगा? बाद में डब्ल्यू आया है तो वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू यानी वाटर। यह हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। इसी को बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा, देख रहे हो, VG बटा VW। यहाँ पे N बड़ा होगा, W छोटा होगा और G भी छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। पहला तो ये हो गया। दूसरा वाला प्रश्न में क्या कह रहा था कि इस बार जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए। तो यहां भी हम क्या सर्च करेंगे, क्या निकालना है? तो निकालना है कांच का अपवर्तनांक। तो कांच के लिए होगा N, और किसका? कांच का यानी ग्लास का, तो ग्लास लिख दिए। किसके सापेक्ष पूछ रहा था? जल का सापेक्ष। तो जल बाहर आ जाएगा, W बराबर फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये W पहले आया है तो वेलोसिटी ऑफ W हो जाएगा अपॉन G बाद में आया है तो वेलोसिटी ऑफ G हो जाएगा। यह हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है याद करने का कि कैसे फॉर्मूला को आप लेकर के चलेंगे, कैसे फॉर्मूला को लेकर के चलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पहले वाला में कैसे फॉर्मूला को लेकर के चलेंगे। अब इसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों। इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो मैं पहले वाले को इधर सोल्व कर रहा हूं। VG बटा VW है ना, तो VG बटा VW, तो VG का मान क्या दिया है? तो यहां से चाल दिया है क्या? कांच में प्रकाश की चाल लिख दे, कांच शॉर्ट में ही लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए चाल को V से सूचित करते हैं, V ऑफ किसका? ग्लास यानी कांच का, बराबर कितना है? 2.10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दूसरा वाला है वेलोसिटी ऑफ वाटर, कितना है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहला प्रश्न को हल करेंगे तो VG बटा VW बढ़ाना है, तो यहां हम डायरेक्ट कहते हैं। तो VG का वैल्यू क्या है? VG का वैल्यू है यहाँ 2 गुना 10 के पावर 8 बटा VW का है 2.25 गुना 10 के पावर 8। ओके दोस्तों, यहां से कुछ कैंसिल होगा, 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बचा? ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 2.25। तो दशमलव का मान ऊपर देंगे तो 100 आ जाएगा और नीचे 225 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, नीचे दशमलव हट गया। अब तो कुछ काटो, तो यहां से काटो बाबू 25 से, 25 नामा 2 25 और 25 चौका 100, यानी यह हल होगा तो 4 दुना का 8 और बटा में 9, यही आंसर आएगा दोस्तों। 8 बटा में 9 किसका? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब दूसरा वाला में इधर निकालोगे दोस्तों तो VW का मान यहाँ है 2.25 गुने 10 के पावर 8 रख दिया, और नीचे है VG का मान है 2.2 गुना 10 के पावर 8, तो 2 गुना 10 के पावर 8 यहां से कैंसिल आउट होगा 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8, यानी हमारे पास क्या बचा? 2.25 अब बटा में 2 बचा दोस्तों। इसको हल कर दोगे 2 से तो कितना बार में कटेगा? 2 से एक बार में पॉइंट, एक बार में 2 दुना का 4 और 5 दुना 2 दुना का 4 बच गया, यानी 2.2 हो गया 10, तो 5 दुना 10। ओके, इतना आया दोस्तों, यानी 1.125 आया। तो दोनों का हमने बहुत प्यारा से आप लोग को समझाया है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कब कैसे हम लेकर के चलते हैं। अब चल केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 कहता है कि यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ हो, तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए कह रहा है कि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे, m दिया है, यहाँ 1 दिया है। इधर समझाते हैं दोस्तों कि यदि हमारे पास m रिस्पेक्ट 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष दिया हुआ है, हमको अब निकालना है किसका? निकालना है 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। देखिए दोनों का उल्टा हुआ है, तब क्या करेंगे? निकालना किसका है? इसका। तो जब ये मान दिया हुआ है, ऐसा मान दिया है, इसको निकालना हो, तब क्या करेंगे? देखिए इसका उल्टा है तो इसको उलट देंगे। इसको निकालना है ना दोस्तों, यानी निकालना किसको है? N12। तब क्या करेंगे? पहले वाला को उलट देंगे, यह होगा 1 और यहाँ हो जाएगा यहाँ 1 और यहाँ का 2, यानी 1 बटा का 2 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए अपवर्तनांक निकालना है दूसरे माध्यम के 1 के सापेक्ष, आपको दिया हुआ है अपवर्तनांक पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष, तो हमें निकालना है अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष। दिया हुआ है पहले का दूसरे का सापेक्ष, तो उलट दो, 1 बटा में कर दो, तब यह डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। उसी को यहाँ लिखवाया गया है दोस्तों। इसको और क्लियर करना है तो प्रश्न को देखते हैं। अब देखेंगे केस नंबर 4 में कि यदि पहले माध्यम का
अपवर्तनांक n1 हो तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो, तब हमें क्या निकालना है? तब हमें पूछ दे प्रश्न में कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाले, तब कैसे निकलेगा? तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पे मैं दर्शाता हूँ। हमें निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर पूछ रहा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी हमें पूछ रहा है n2 किसके सापेक्ष? पहले माध्यम का, तो n1 यहाँ आएगा। तो यदि हमें यह निकालना है दोस्तों, और वो भी कब? जब दोनों का पहले का अपवर्तनांक दे दिया हो, तब कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे, ये देखिए यह माध्यम 1 है और यह माध्यम 2 है। माध्यम 1 के लिए एंगल I है और R है। अगर वेग की बात करें तो इसका V1 हो जाएगा और नीचे वाला के वेग V2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना पता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो n का फॉर्मूला होता है वह C/V होता है। ओके, इतना पिछले हम लोग देख के आए हैं, तो इसको याद रखिएगा। ओके दोस्तों, तो हमारे पास दिया है यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, पहले माध्यम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि हम लोग देखते आए हैं कि इसको जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये 1 है तो अगर वेलोसिटी के रूप में दिया है तो V1/V2 हो जाएगा। ये सबको पता है कि यह V1/V2 हो जाएगा। ओके, लेकिन हम क्या जानते हैं यहाँ से, इस फॉर्मूला से V1 का यदि हम मतलब निकाले तब क्या होगा? C1/N1, जहां N1 क्या है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक है। ओके, तो उसी प्रकार से यदि हम दूसरा माध्यम V2 हो तो V2 निकालेंगे तो C1/N2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये दो चीजें आपको क्लियर है यहाँ से दोस्तों? क्लियर है दो चीजें। तो अब बताइए, इस फॉर्मूला में जैसे ही आगे चलेंगे तो V1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? V1 के जगह पर लिख सकते हैं C/N1। ओके दोस्तों, और बड़ा वाला बटा था, उसके बाद फिर क्या था? C1/N2। ये सही है दोस्तों, ये हम लिख सकते हैं। और यदि हम इसको डिस्क्राइब करें सिंपल, तो यहाँ लिख सकते हैं C/N1 गुना में N2 ऊपर आ जाएगा और C नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से C से C कैंसिल हो गया। तब हमने यहाँ से क्या देखा कि N2/N1 आता है। यह किसका वैल्यू आया? ये आया सापेक्ष 2 का 1 के लिए। यह किसके आया? यह आया 2 का 1 के लिए, 2 का 1 के लिए। यह उलट गया दोस्तों, यह क्या हो गया? यह उलट गया, ऊपर चला गया। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि जैसे ही क्या मीडियम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो यह होता है अपवर्तनांक 2 बटा में अपवर्तनांक 1। यहां मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसके पहले के सारे जितने भी केसेस देखे हैं, पहले के सारे केसेस में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पहले 1 आता था तो यहाँ भी 1 आता था, लेकिन सिर्फ यह अपवर्तनांक वाला केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ 1 आया है तो नीचे 1 आ गया है, सिर्फ अपवर्तनांक वाले केस में। यानी जैसे ही हम किस में चले थे हम लोग किस में? n बराबर पहला फॉर्मूला साइन आई बटा का साइन आर हुआ था। तो आई था मीडियम 1 के लिए तो मीडियम 1 था, आर था मीडियम 2 के लिए तो मीडियम 2 हम लोगों ने यहाँ लिखा था, पहला केस। दूसरा केस हम लोगों ने लिखा था कि n बराबर यदि वेलोसिटी है तो यहाँ 1 पहला और यहाँ दूसरा है तो वेलोसिटी 1 आ रहा था और यहाँ वेलोसिटी 2 आ रहा था। कहने का मतलब है कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 वेलोसिटी आ रहा था पहले, बाद में 2 है तो बाद वाला 2 आ रहा था। यहाँ तक तो सही है दोस्तों, दूसरा ठीक है। तीसरा हम लोग जब किसमें देखे, जब फिर से n का वैल्यू अभी देखे 1 और 2 किसके रिगार्डिंग? तो अपवर्तनांक के रिगार्डिंग। तो अपवर्तनांक में यह चेंज हो जाएगा। चेंज कहने का मतलब पहले 1 आया था तो पहले 1 नहीं आएगा, पहले 1 आया था तो 1 नीचे चला जाएगा, उलट जाएगा। अपवर्तनांक वाले केस में ये केसेस क्या हो जाएंगे? उलट जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? उलट जाएंगे। एक केसेस हम लोगों ने और देखा था क्या, कि यदि n1 2 दिया हुआ हो, कुछ भी मान के चलिए x है तो इसको हमको उलट के पूछ रहा है। उलट के पूछने का मतलब है कि n2 1 पूछ रहा है तो इसको 1 बटा n12 किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने इस केस को सीखा था, ठीक। तो कहने का मतलब वेलोसिटी के रिगार्डिंग में रहे तो जो पहले आएगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा। एंगल के रिगार्डिंग में रखे तो पहले मीडियम 1 के लिए आता है और बाद में मीडियम 2 के लिए आता है। और लेकिन सिर्फ एक अपवर्तनांक वाला केस जब आता है दोस्तों, सिर्फ एक अपवर्तनांक का केस जैसे ही आता है तो अपवर्तनांक वाले केस में देखते हैं कि यह पलट जाता है, उलट जाता है। यानी जब 1 पहले आएगा तो पहले 2 का लिखेंगे, अब मीडियम 2 बाद में आएगा तो नीचे 1 पलट जाएगा। इसको प्रश्न से देखना चाहेंगे दोस्तों तो कैसे
लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास प्रश्न है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.5 हो, तो यदि प्रकाश की किरणें का कांच से जल में जा रही हो, किसमें, कांच से जल में जा रही हो, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक दे दिया है 1.35, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। क्या पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्तों। तो यहां क्या होगा, कांच के सापेक्ष, यानी इसको हम शॉर्ट में लिखे क्या है, जल का अपवर्तनांक दिया है, यानी जी का वैल्यू दिया हुआ है 1.35। यह क्या है, अपवर्तनांक किसका, कांच का, जल था तो वाटर से सूचित कर दो, वाटर, इसको किससे सूचित कर दो, कांच का, ग्लास का, 1.5 से। इतना आ गया दोस्तों। हमें क्या पूछ दिया, हमें पहले पूछा जल का अपवर्तनांक, यानी हमें निकालना है एन ऑफ वाटर, वाटर किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो जी यहां आएगा। तो जब हमारे पास दोनों का अपवर्तनांक दिया हो कि पहले जी है तो जी नीचे आ जाएगा, यानी एन ऑफ जी, अब बाद में डब्ल्यू है तो डब्ल्यू एन ऑफ डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, बराबर। तो एन डब्ल्यू का मान है 1.35 और बटा में एन जी का मान है 1.5। ये जब हल होगा दोस्तों तो कितना बार में आएगा, 0.9। कैसे देखिए, डेसिमल से डेसिमल कट गया, बचा 135, आया बचा 150। तो हम लोग कितना से काटे, 15 से, तो 15 दहा का 150 और 15 9 35 से, यानी 9 बटा का 10 आया, यानी 0.9। यही केस मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सर एक और प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न संख्या क्या कहता है कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें। तो हमारे पास क्या दिया था, पहले दिया था वायु के सापेक्ष किसी द्रव का, द्रव मतलब लिक्विड का 1.35, तो मैं यहां लिख देता हूं द्रव का 1.25। तो यहां हमारे पास दिया है एन ऑफ द्रव, यानी लिक्विड को एल से किसके रिगार्डिंग में, एयर के रिगार्डिंग में। दूसरा क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, किसके रिगार्डिंग में, एयर का। तो यह हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, कांच का, जी से, किसके रिगार्डिंग में, ए के रिगार्डिंग में। तो दिया है 1.25, यह दिया है 1.5, इतना दिया है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है जो मैं यहां लिख रहा हूं, द्रव के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष कांच का द्रव्यमान, कांच के अपवर्तनांक, यही पूछ रहा है। तो हमको क्या पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक, एन ऑफ ग्लास हो जाएगा किसके रिगार्डिंग, द्रव का, तो लिक्विड। और दोनों को क्या दिया है, अपवर्तनांक। यदि अपवर्तनांक नहीं दिया रहता दोस्तों तो पहले एल आया है तो यहाँ एन ऑफ एल लिखते, लेकिन अपवर्तनांक के केस में यह उल्टा हो जाएगा, पहले एल आया है तो यहाँ अपवर्तनांक ऑफ एल नीचे कर देंगे और अपवर्तनांक ऑफ किसका, ग्लास ऊपर हो जाएगा, उलट जाएगा। तो जी का कितना है, तो देखिए जी का हमारे पास है 1.5 और एल का कितना है, एल का है 1.25। रख दिए दोस्तों, डेसिमल से डेसिमल ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, यानी 150 और नीचे 125। तो हम काट दें 25 से, तो 25 छक्का 150 और 25 बचे 125, कितना आया 6 बटा का 5। इसको हल करेंगे तो एक बार में 5 दूना का 10, आंसर हो गया 1.25। यह आया किसके केस में, जब दोनों का अपवर्तनांक दिया हो। तो हमारा आज का चैप्टर यही समाप्त हो गया दोस्तों, कौन सा, अपवर्तनांक। इसके अभी बहुत सारे लेक्चर बाकी हैं, तो आज इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आगे का वीडियो आगे देखेंगे।